आप सभी को मेरा सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आज इस वीडियो में हम इंडिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि 17 जुलाई 2017 को होने वाला है। तो इस वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की वजह से बीजेपी ने किस तरह डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया है और रामनाथ कोविंद का नॉमिनेट करना उनका किस तरह 3 साल के रूल में सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्टंट रहा है। पर उससे पहले मिस्टर अब्बास आपको ये बताएंगे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता क्या है और ये होता कैसे है। तो मिस्टर अब्बास, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट वोटिंग से होता है। देश के चुने गए जनप्रतिनिधि जनता के बिहाफ पे वोट करके अपना अगला राष्ट्रपति चुनते हैं, जनता वोट नहीं करती। इलेक्टोरल कोलाज के थ्रू होता है। इलेक्टोरल कोलाज जो है उसमें टोटल वोट का वेट है देश के पूरे जनप्रतिनिधियों का, वो तकरीबन 11 लाख वोट है। 10,98,853 कुछ वोट्स जो डिसाइड करते हैं कि भारत का अगला राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कौन होगा। इसमें लोकसभा के सदस्य वोट करते हैं, राज्यसभा के सदस्य वोट करते हैं और देश की पूरी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के सदस्य वोट करते हैं। हर सांसद सदस्यों के एक वोट की कीमत 708 वोट होती है। मतलब वेट ऑफ 1 MP's वोट इज इक्वल्स टू 708 वोट्स। इसी तरह से हर प्रदेश की पॉपुलेशन एज पर 1971 का सेंसस डिसाइड करता है कि उस स्टेट के MLA की वोट की कीमत क्या होगी, वोट का वेट क्या होगा। सबसे ज्यादा वोट की वैल्यू है उत्तर प्रदेश के MLA की, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वहीं पर रही है। 1971 के सेंसस के हिसाब से टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इनटू 1000 ये डिसाइड करता है कि किस MLA की कितने के वोट की कितना वेटेज होगा। योगी आदित्यनाथ को और केशव प्रसाद मौर्य को इसी वजह से प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की लालच में सत्ता का मतलब डेमोक्रेसी का मजाक बनाते हुए आज तक इस्तीफा नहीं दिलवाया गया है, क्योंकि उनके वोट की कीमत सांसद में 708 वोट है। एक योगी जी के वोट की वैल्यू 708 वोट्स है। केशव प्रसाद मौर्य के एक वोट की कीमत आज की डेट में, क्योंकि वो संसद सदस्य हैं लोकसभा के, 708 वोट्स है। दोनों की मिला के 1416 वोट्स बीजेपी के हैं, योगी आदित्यनाथ के और केशव प्रसाद मौर्य के पॉकेट में। अगर वो MLA बनते हैं तो उनके वोट की कीमत 200 वोट्स हो जाएगी, 200 और 200। ये इतना बड़ा लोकतंत्र का मजाक बनाया गया है, क्योंकि फ्रैक्चर्ड मैंडेट था गोवा में, तो फौरन मनोहर पर्रिकर को इस्तीफा दिलवा के राज्यसभा से कोई फिक्र नहीं करी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की, फौरन CM के पद पर बिठाकर विधायक बना दिया गया। और केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि आपके पास एक सॉलिड मैंडेट है बीजेपी के पास, इसलिए लोकसभा से इस्तीफा नहीं दिलवाएगा, क्योंकि उनके वोट की कीमत कम हो जाती। मतलब ये लोकतंत्र का मजाक बनाया गया है और कुछ नहीं है। मिस्टर मोदी अपने ट्वीट से और अपने फेसबुक पेज से लोगों में ये घोषणा करते हैं कि रामनाथ कोविंद बीजेपी के नॉमिनी है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। मिस्टर मोदी अपने ट्वीट में ये लिखते हैं कि रामनाथ कोविंद इज द वॉइस ऑफ द पुअर एंड इज डाउन ट्रोडन। तो बीजेपी और मिस्टर मोदी ये छवि पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं पूरे देश में कि रामनाथ कोविंद इज अ वेरी गुड लॉयर who has practiced not only in High Court but also in Supreme Court. He was the member of Rajya Sabha twice and is a very downtrodden man और गरीबों का मसीहा है और गरीब बैकग्राउंड से आने वाला है और बहुत अच्छे प्रेसिडेंट बनकर साबित होंगे। ये मोदी जी और बीजेपी सरकार पोर्ट्रे करना चाह रहा है। पर हर सिक्के का 2 पहलू होता है। एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स। जो दूसरा साइड है वो बीजेपी छुपा रहा है, पर वो कब तक छुपेगी? तो दूसरा साइड जो है वो आज हम आपको दिखाएंगे। 2010 में ये वही रामनाथ कोविंद है जो एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं दैट मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस आर एलियन टू दिस लैंड। नाउ व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय दिस, हम ये समझते हैं इससे कि रामनाथ कोविंद जी भगवान नेशनलिज्म में बिलीव करते हैं, सैफरन नेशनलिज्म और RSS नेशनलिज्म जो 800 साल की गुलामी की बात करता है, और इंडियन नेशनलिज्म 200 साल की गुलामी की बात करता है। सो दिस मैन इज अ लॉयर एंड विल सून बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, but talks about 800 years of oppression. But Indian nationalism does not talk about 800 years of oppression. It only talks about 200 years of oppression. A man who will soon become the president does not believe in the Indian constitution, ladies and gentlemen, and the Indian nationalism. Now you tell me whether this man should become the president of India or not. अब मैं आपको ये बताऊंगा किस तरह ये नॉमिनेशन बीजेपी की 3 साल के रूल में बीजेपी का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्टंट रहा है। 2014 से लेकर अब तक 3 साल में बीजेपी और RSS ने दलितों पे बहुत अत्याचार किया।
चाहे वो रोहित वेमुला के साथ हो, चाहे वो ऊना में हो, चाहे वो यूपी में हो या उड़ीसा में हो। तो बीजेपी ने देखा कि भैया हम 3 साल से इतना अत्याचार कर दिए हैं, जो 18% दलितों का वोट है वो तो मिलने से रहा। सो बीजेपी हैज प्लेड दिस कार्ड and made Ramnath Govind the nominee of president. So in 2019 election, the 18% vote that belongs to the Dalit, BJP even curbs that. तो हमें समझना है ये कि बीजेपी का ये पॉलिटिकल स्टंट है। बीजेपी and Modi is not concerned about the Dalits and the Muslims and the Christians of this country. As a matter of fact, they are not concerned about anybody in this country. They are only concerned about saffronizing this country. I hope that in 2019 election, the Dalits will not get deceived. जो काम कांग्रेस का था वही काम आज बीजेपी का है। मुस्लिम राष्ट्रपति चुनकर, मुस्लिम राष्ट्रपति बनाकर मुसलमानों के वोट बैंक के ऊपर कब्जा करने की जो कोशिश की जाती थी वही आज दलितों के साथ करा जा रहा है। लेकिन वो जमाना अलग था, ये जमाना अलग है। एक तरफ इनकी विचारधारा के लोग दलितों को मार रहे हैं, अत्याचार में कोई कमी नहीं कर रहे, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनको जिंदा जलाया जा रहा है। दलित होने उनका गुनाह, उनके लिए एक गुनाह की तरह है। आज भी छुआछूत के मामले सामने आते हैं, इनकी विचारधारा के लोग दलितों को बेतहाशा मारें पीटें, लेकिन दलित राष्ट्रपति बनाकर सारे अपने पापों को धोने की एक नई राह पे कदम बढ़ाना शुरू कर दिया गया है। अफसोस की बात है, रामनाथ कोविंद जो कि अगले राष्ट्रपति जिनका बनना लगभग तय है, क्योंकि एनडीए के नॉमिनी हैं और बहुत सारे लोग समर्थन कर रहे हैं, अफसोस की बात यह है कि वो 2 बार विधानसभा के इलेक्शंस लड़ चुके हैं और दोनों बार उनको जनता ने हराया है। एक ऐसा इंसान जो जनता का जनप्रतिनिधि, कभी जनता ने जिसको एक्सेप्ट नहीं करा हो, 2 बार चुनाव हराया हो, जिन्होंने अपना घर दान कर दिया हो आरएसएस को, आज उनको ये पोजीशन मिल रही है। मुबारक हो देशवासियों को, जो सरकार ऐसी चुनते रही है जो इस तरह के तोहफे देते रहे। जय हिंद, जय भारत।